BSc हॉर्टिकल्चर फाइनल ईयर, ये है जनपद एक्सचेंज यूनिट। इसमें तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इनलैंड सप्लाई होती है जर्म प्लाजा। जर्म प्लाजा क्या होता है, कोई भी सीड किसी प्रकार का वो जर्म प्लाजा होता है, प्लांटिंग मटेरियल हो, सीड हो, रूट स्टॉक हो, साइड हो, ठीक है। तो विदेशों से आयात करते हैं, उसको यहाँ पर रिसर्चर्स को देते हैं रिसर्च करने के लिए, और जो विदिन कंट्री सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सप्लाई। तो डोमेस्टिक सप्लाई एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। MSc की रिसर्च है, PhD की रिसर्च, अगले साल आप लोग MSc में जाओगे, फिर PhD में जाओगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट लगता है, 236 रुपये सरकारी का और 350 रुपये प्राइवेट का, ठीक है। ये जैसे ही है ट्री टोमेटो, परसिमन, ट्री टोमेटो परसिमन, इसे बोलते हैं जापानी फल। ये शिमला दिखा था ना, शिमला, ये टेम्परेट फ्रूट है और ये बहुत सख्त होते हैं, इनको काट के सलाद इधर खाते हैं, थोड़ा नरम हो जाते हैं, तो ये फल की तरह से, आम की तरह से चूस हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेड हमने लगा रखे हैं आज। अरुण, जो टिश्यू कल्चर का मटेरियल आना है बनाने का, वो तर्जुमा करो, फील्ड जा रही है, वो तैयार करते हैं, तब समझ में। ये जर्म प्लाजा एक्सचेंज के इंचार्ज का रूम है, ऑफिसर इंचार्ज का, ठीक है। ये हमारा रिकॉर्ड रूम है। इस रिकॉर्ड रूम में पिछले 5 साल के 10 साल के सारे रिकॉर्ड रखे रहते हैं, किसको हमने क्या मटेरियल दिया। जी सर। ये जनपद एक्सचेंज यूनिट यहाँ खत्म हो गया। जी सर। ये मेरा रूम है, हाँ वो कर दिया, ये मेरा रूम। ये जैसे इसको देखो, ये है पाइनएप्पल गुआवा, ये भी शिमला में आया था, 1963 में आया था, फिर 1980 में आया था। 2 अलग अलग एक्सेशन, 63 में ये एक्सेशन थी, 80 में ये एक्सेशन थी। पाइनएप्पल गुआवा क्यों, पाइनएप्पल का टेस्ट भी है, गुआवा का टेस्ट भी। छोटे फ्रूट होते हैं और जो स्पंज की बॉल होती है ना, उस तरह नरम होते हैं, बहुत खट्टा मीठा फल है, टेस्टी है, और ये जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहीं इसके फल तैयार होते हैं। ये क्वारंटाइन डिवीज़न है। इस क्वारंटाइन डिवीज़न में क्या होता है, लैब से अलग है, लैब इंसेक्ट पेस्ट, बीमारियाँ सारी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बीड्स, उन सब की स्क्रीनिंग होती है। जितना मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं एक्सचेंज यूनिट वाले, वो बिना पैकेट खोले बिना क्वारंटाइन में आता है। ये लोग उसको ओपन करते हैं माइक्रोस्कोप में, एक्सरे मशीन से, इंसेक्ट डिटेक्शन मशीन से, उन सब से देखते हैं। एलिजा टेस्ट होता है वायरस, ठीक है ना, ऐसे बच्चे हाँ बच्चे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो ऐसे ही उसको टेस्ट करके फिर जब वो फ्री होता है ना, फिर वो यहाँ से रिलीज़ करते हैं, उस मटेरियल को वापस वहाँ भेजते हैं। हम फिर उसका EC नंबर लगाते हैं, जैसे पीछे EC नंबर दिखाया है मैंने, फिर उसको डिस्पैच कर देते हैं जिसने मंगवाया उस व्यक्ति को। तो इसमें दोनों तरफ लैब्स हैं ढेर सारे, तो लैब देखना चाहोगे, टिश्यू कल्चर चले डायरेक्ट, टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर लैब है, इसमें कुछ किसी से अभी रुक जाओ, अंदर नहीं जाना है। रूम पे चलो, टिश्यू कहाँ गया आपके सर? आगे टिश्यू कल्चर लैब तो ये है, और जो इंचार्ज है मैडम उनके पास चलते हैं। हम आ चुके हैं टिश्यू कल्चर लैब में। क्या बना रहा है ये? हम वीडियो बना रहे हैं। आने की जाने की गए थे ना। मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र, ठीक है, और मैं यहाँ पर इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ जीन बैंक और क्रायो जीन बैंक बोथ वी आर लुकिंग आफ्टर, एंड आई एम मेनली फोकसिंग ऑन bulbous and ornamental crops. Okay, this is a cryo gene bank. Now come inside. Mainly we are conserving those species of mainly of non-orthodox type of seed species which cannot be conserved in nest seed gene bank or -20 degrees centigrade. Here we recalcitrant those like recalcitrant seeds. Here you can see the status of them plus National Cryo Gene Bank. Okay, and
apart from that of recalcitrant or intermediate seeds, we also conserving those of important category of species of orthodox seeds also, including wild relative. Those species which is very important, although they are orthodox type of seeds, but we are also conserving those species like medicinal plants. Like here you can see millets, forage, this pseudo cereals, legumes, oilseed, like different kind of. And apart from that, we are also conserving some dormant birds, pollen grains, and genomic resources. Genomic resources, I think all of you know, DNA in the form of DNA. Those important species which we are having DNA, we are whatever research we are doing here, na. So in that case, we also conserve those genomic DNA and we preserve them. And in future, if we need whatever gene bank is established, why we establish this? For posterity. If we need at any point of time, if some what we call our biodiversity lost somewhere due to one or another reason, okay, that at that time we can use that these germplasm, okay. Here and these tanks, these are cryo tanks. What are these? These are cryo tanks. Here you can see, and come this side. How it sees inside? How you can see inside? Like this. These are different canisters. You can see. These are canisters. Here we put these vials. हरी उधर से वो वायल्स थे ना, एक डिब्बा उठा दो उसमें से। हाँ पूरा उठा लो, एक उठा लो, ओके। In this we use this vials. These are cryo vials, and this is a stain. We put this like this. This is a 5 ml. Okay. We are using this 1 ml, 2 ml, 5 ml and 50 ml. This. These are our cryo vials of different sizes we are using, and these according to their size we use these vials. Okay. So and we put this inside, and we are cataloging these every canister. As per the serial number, we know what is that particular number of this canister, and we put these seeds, and we do it documentation in our computer system. Okay, Excel file. Now, and what is that inside the liquid nitrogen remains inside, and this remains in vapor phase condition, not in submerged condition, because here this platform, na, you can see platform. Some platform is there, na, which is moving. Under this platform, up to that platform, we fill the liquid nitrogen. Not full like this. Okay. If you have any question, you can ask. You can take this sheet and if you are taking photograph. These are the for dormant birds. For those temperate species where we generally do not conserve seeds. Yes. We conserve dormant birds. Okay. Because we are using micropropagation, na? Yes. This is dormant birds. And these seeds are why we using the seeds for conservation. Because we are conserving here gene pool. Yes. Our primary focus of this in vitro and cryo gene bank is to conserve. Mainly, we have to conserve those propagated through this either
shooting or our what we call different the cuttings, like cuttings, no? Grafting like this, no? So we using those forms only. Okay. Now this is also a slow. This is an instrument. By using that, this is a slow freezing instrument. Okay. Yeah. Not the microwave. Here, slow cooling means when we are using cryopreservation, different cryopreservation protocol is there. Okay. One is this slow freezing means stepwise freezing is there. Minus 2 to 4 degrees centigrade per minute or per second, or what we call 30 seconds for different type of different time interval we are using this. Let's say for one species we are standardizing a protocol. For that species we are using different interval of time and different type of this degree temperature. Like say 2 degrees centigrade temperature we are decreasing for 30 seconds, for 1 minute, or 10 seconds, or 1.5 minutes, like this. And at what particular period or a particular time or a particular temperature, decreasing temperature, we can conserve critical temperature as well as time for conserving these species. Okay, and generally we are using this for our dormant plants, mainly for dormant plants. Also we can use it for seed also. Okay. Okay. If you have any question, you can ask. No, thank you, sir. In the meantime, we will go in vitro conservation. यहाँ वो वाली क्रॉप्स रखते हैं जिनमें सीड तो होते हैं, लेकिन सीड होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब जो लॉन्ग लिव होते हैं, लॉन्ग वायबिलिटी होती है, लो टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते लो हैं, वायबिलिटी होती है। अच्छा, लो टेम्परेचर पे स्टोर किए यहाँ जाते हैं। बेसिकली वो रखते हैं जो उनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, और सीड्स तो इनके होते हैं लेकिन क्रॉस पॉलिनेटेड सीड होते हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड सीड होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको आपको 2 टाइप मटेरियल नहीं मिलता। समझते हैं 2 टाइप मटेरियल? जैसे कोई क्रॉप बताओ जिसमें वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होता हो। गुआवा हो गया, बनाना हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, आम हो गया, हैं, फ्रूट्स इतने सारे हो गए, जिंजर हो गई, टर्मरिक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज, सारे। तो इनमें इनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। क्यों? इनके सीड तो होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड। जैसे एक एग्जांपल दें, आम सब जानते हो? जी मैम। आम्रपाली। जी मैम। अगर आम्रपाली को आपको आम्रपाली ही चाहिए फ्रूट, तो कैसे आप करोगे? उसकी ग्राफ्टिंग वगैरह करोगे ना, कटिंग लगाओगे या ग्राफ्टिंग लगाओगे, ठीक है। क्यों लगाओगे? इसलिए कि आपको आम्रपाली के सारे गुण आम्रपाली ही चाहिए। अगर आप सीड से सीडलिंग ग्रो करके प्लांट बनाओगे तो वो आम्रपाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीड जो है ना हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इन क्रॉप्स में सीड तो होता है, लेकिन सीड जो है कंजर्वेशन के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम इनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, और हम कंजर्वेशन भी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स का करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे हमारे पास कोई बड़ा पौधा है, हम उसका टिश्यू लेके उसी को टिश्यू कल्चर कर देते हैं, तो उसके सारे गुण हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम उसका सीड बनने का इंतजार करें तो सीड हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेटेड, तो हमें उस क्रॉप के सारे गुण नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, टेम्परेट फ्रूट्स, बल्बस क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। इन सब प्लांट्स का हमें ये चाहिए कि जो प्लांट है मदर प्लांट हमारे पास, हम जो कंजर्व करें वो वही रहे, मटेरियल चेंज ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे टिश्यू कल्चर में पौधे होते हैं। यहाँ भी हम लोग 2 तरह की ट्यूब्स यूज़ करते हैं, छोटी वाली जिनमें ग्रोथ भी नहीं होती,
और बड़ी वाली जो बहुत समय तक जिंदा रह सकते हैं प्लांट्स पर। तो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो इनकी शेल्फ लाइफ है, जैसे हमने एक बार प्लांट डाल दिया और फिर हमें इसे बहुत समय तक बार बार दूसरे मीडियम पे ट्रांसफ़र ना करना पड़े। ठीक है, तो यही हमारा मैंडेट है और यहीं पे हम लोग करते हैं। ये मीडियम जो है वो MS मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम होता है। इसमें पौधे को ग्रो करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स पड़ा हुआ है ना जी हाँ, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बेसिकली मुराशिगे स्कूब 1962 में उन्होंने एक मीडियम बनाया था, वो सभी क्रॉप्स पे काम आ जाता है, लेकिन हर क्रॉप के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो क्रॉप वाइज आपको मीडियम स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है कि अगर आप फ्रूट क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, कौन सी स्पीशीज़ पे काम कर रहे हैं, सपोज आप एप्पल पे काम कर रहे हैं तो आपको इसका मीडियम लगाना चाहिए। और इसका एक फ़ायदा और भी है टिश्यू कल्चर का कि देखो इतनी सी जगह में ये 24 पौधे हैं, एप्पल के भी ऐसे ही 24 आप लगा सकते हो। और एप्पल का ट्री अगर आप फील्ड में लगाओ तो कितना दूर दूर लगाते हैं, कितनी जगह लैंड चाहिए। तो यहाँ हमारा पर्पज़ है कंजर्वेशन का। तो हम बहुत सारे प्लांट्स को लेके और ऐसे टिश्यू कल्चर में, अब ये करीब होगा 6-7 महीने का पुराना पौधा। ठीक है, जब हमें चाहिए होगा कि किसी को रिक्वायरमेंट आती है जैसे कि इनको फील्ड में लगाना है तो इसको रूटिंग मीडियम पे डाल देते। कई पौधों में रूट ऐसे ही बन जाती हैं, देखो जैसे इसमें रूट ऐसे बन गई, कितनी सारी रूट बन गई ना कंजर्वेशन में। तो इसको आप ऐसे ही पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर आपके फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। और अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसा मीडियम ले सकते हो, एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना के उसको अपने यूज़ के लिए, जैसे अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक ही पौधे के बहुत सारे मटेरियल चाहिए होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन करके अब यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो हमने 12 ट्यूब बना के रख, वो 6 महीने 7 महीने ऐसे रखी रहती है और फिर हम तब उसको यूज़ करते हैं। बताओ कोई क्वेश्चन? नो मैम। कुछ समझ में नहीं आया? मैंने मास्क पहन रखा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बता, ग्रोथ होती होगी, बढ़ते होंगे तो इन प्लांट की ग्रोथ होती है। देखो हमने इसको ना बहुत छोटा सा डाला, नोड इंटरनोड समझते हो जी मैम। क्या है? मैम नोड्स जहाँ से लीफ निकलती है और तो इंटरनोड तो 2 नोड के बीच में काट के जहाँ पे नोड है उतना प्लांट डालते हैं, फिर ये ग्रो कर गया इतना। अब हमें लग रहा है कि नीचे से ब्राउन हो रहा है, ऊपर से ग्रीन है। अब हम इसको काट के इसके फ्रेश मीडियम नई ट्यूब बना के इसके हम 8-10 बना लेंगे प्लांट, फिर वो रखे रहेंगे, फिर वो धीरे से बढ़ते रहेंगे। जब वो बढ़ जाएंगे, जैसे ये पौधा इतना लंबा हो गया, पत्तियां सारी सूख गई हैं, लेकिन अभी डंडियां हरी हैं और इनकी वो भी ऊपर से बिल्कुल हरा है। तो हम अब इसका टाइम आ गया कि हम इसको सब कल्चर कर दें। इस प्रोसेस को सब कल्चर कहते हैं। जब आप पुराने पौधे को काट के नए मीडियम पे डाल दो तो सब कल्चर होता है। इसको सब कल्चर कर देंगे तो ये फिर इतने, और इतनी बड़ी ये डंडी है, इससे 10-12 तो आराम से बन जाएंगे। तो यही है हमारा मैंडेट कि जो पौधा है ना उसको कंजर्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। मेहनत मतलब मीडियम बनाना पड़ता है, एक बार डालना पड़ता है, फिर आप सब कल्चर करके मेंटेन करते रहते हो हमेशा के लिए। ठीक है, ओके मैम। बताओ कौन कौन टिश्यू कल्चर करना चाहता है आगे? जयशंकर BSc के हो MSc? BSc के बाद टिश्यू कल्चर किसको करना है? MSc करनी है नहीं करनी? करना है। हैं? करनी है। टिश्यू कल्चर बनाना बनाने कॉमर्शियल लेवल पे हमारे हैं? यहाँ होता है, कॉमर्शियल लेवल पे होता है तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किसानों को देंगे। ठीक है, बनाना करो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? नहीं हो गया? थैंक यू मैम। ठीक है, अंदर नहीं जाना लैब में ना, नहीं तो जूते उते उतार के जाना पड़ता है ना। ठीक है, बस अंदर नहीं जाना। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अंदर नहीं जाएंगे, लैब नहीं जाएंगे। थैंक यू। कुछ हो तो मैम टेम्पलेट्स वाली अगर हो तो। ये लो, ब्लैकबेरी जानते हो? यस मैम। देखो टर्मरिक जानते हो? क्या है? हल्दी। और क्या है आपका? कीवी फ्रूट का खराब थोड़ा, इलायची। मैम स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट इसमें। हाँ, स्ट्रॉबेरी का प्लांट हमारे पास बहुत सारे 80 100। विंटर डाउन नहीं है। आपने कुछ लिखे थे कि ये हमें चाहिए, वो थे नहीं हमारे पास। ड्रैगन फ्रूट भी हमारे पास नहीं है। और क्या चाहिए?